हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य क्लास 12 मॉडल पेपर फर्स्ट आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। तो साथियों, ये संजीव डेस्क का आपका हिंदी साहित्य का पहला मॉडल पेपर है। हम आज के इस सेशन के अंदर हल करने वाले हैं। आपका पेपर 3 घंटे और 15 मिनट का हल करने का समय दिया जाएगा और 80 नंबर का कुल पेपर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो आज का मैं मॉडल पेपर हल करेंगे। इससे पहले हमने है क्लास 12 के हिंदी अनिवार्य, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, इन विषयों के मॉडल पेपर हमने हल करवा दिए हैं। वह आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के अंदर है, प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी को है ज़रूर देखना। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और उसकी सारी पीडीएफ है जो हल करवाए हैं उनकी पीडीएफ है। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है क्लास 6 से 12 तक के लिए और उसके अंदर है वो पीडीएफ है संपूर्ण भेज दी गई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इस मॉडल पेपर की पीडीएफ भी हम उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज देंगे। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम आपके लिए है परीक्षा तक अति महत्वपूर्ण शिद्दत के साथ है मेहनत करेंगे और आपको वही प्रश्न इंपॉर्टेंट बताएंगे जो परीक्षा के अंदर हूबहू छपते हैं। तो यहाँ पर आपसे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखिए। ठीक है, ये आपसे एक गद्यांश दिया गया है, अपठित गद्यांश है जो आपने पढ़ा नहीं है और इस गद्यांश में से आप नीचे 6 प्रश्न आपसे दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि इस गद्यांश का है जो ऑप्शन के अंदर आपको सीधा आंसर बताना है। तो आपसे पूछा है पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है। तो आपको पहले तो क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं भी पढ़ देता हूँ। भारत की एक मूल शक्ति या सामर्थ्य उसकी प्राकृतिक साधन रूपी बुनियादी है। यद्यपि भारत के पास सब मूल्यवान धातुओं और कच्ची धातुओं का एक सी गुणवत्ता वाले भंडार नहीं है, तो भी उनमें वह धातुएं एवं कच्ची धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसे जैसे हम अपने भू साधनों का अधिकाधिक उपयोग करना आरंभ करेंगे वैसे वैसे वह भविष्य के लिए हमारी शक्तियां बन जाएंगी। अपने समुद्रों के तल में छिपे साधनों की खोज अभी होनी शेष है। इन सब के अतिरिक्त हमारे पास जीवित साधनों का भी उत्तम आधार है। हमारा जीवन वैविध्य बहुत समृद्ध है और प्रचुर धूप, वैविध्यपूर्ण कृषि योग्य जलवायु, एक संपूर्ण विश्व जिसमें ध्रुव देश जैसे ठंड, उष्ण कटिबंध मंडल की हरियाली, रेगिस्तानी इलाका और काफ़ी वर्षा सब कुछ है। हालांकि हम उसका है पूरा उपयोग नहीं करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। सारे भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा को यदि बराबर सारे देश में छितरा दिया जाए तो पानी 1 मीटर की गहराई तक दिखाई देगा। काश हम इस प्राकृतिक उपहार को काम में ला सकते हैं। भारत की प्रौद्योगिकी परिकल्पना उसके प्राकृतिक साधन, उसके मानव संसाधन और राष्ट्र की मूल सामर्थ्य के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। तो पहले आपको इसको परीक्षा के अंदर पेपर मिलते ही क्या करना है, इसको पढ़ना है। उसके बाद प्रश्नों को पढ़ना है, उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है। जो आपने गद्यांश पढ़ा है उसके अंदर किस चीज़ की है महत्वपूर्णता यहाँ पर बताई गई है। तो इसका सही आंसर होगा भारत के संसाधनों के बारे में इस आपके अपठित गद्यांश के अंदर बताया गया है। दूसरा सवाल पूछा है, भारत की मूल शक्ति क्या है। तो भारत की मूल शक्ति क्या है, खनिज पदार्थ है। क्या है, खनिज पदार्थ है, वो भारत की मूल शक्ति है। तीसरा सवाल है, भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार क्या है। तो भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, वो सब कुछ ऊपर दिया गया है, आप देख लेना। चौथा सवाल है, हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास क्या है, अतः धन की संपत्ति है। ठीक है,
सॉरी, इसके अंदर ये नहीं होगा। उसके अंदर देखो हमारे पास क्या क्या है, विविध प्रकार के जीव है, कृषि योग्य जलवायु है, अच्छी वर्षा है, उष्ण कटिबंधीय हरियाली है, उपयुक्त सभी कुछ हमारे पास है। पांचवा सवाल आपसे दिया है, संसाधन शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। जो संसाधन शब्द है उसके अंदर प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो इसके अंदर सन उपसर्ग है। कौन सा है, सन उपसर्ग है। भारत का जैव विविध्य कैसा है, तो भारत का जैव विविध्य कैसा है, बहुत समृद्ध है। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इस प्रकार से 6 नंबर आपको बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाएंगे अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ते हो तो। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा है, निम्नलिखित पठ्यांश काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ये एक आपको काव्यांश दे दिया है और इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आपको क्या है आंसर देना है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम भी। सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास से जीऊँ, या जैसा भी हूँ नैना सा एक दिया तो हूँ, क्यों ने उसी को उजास में जीऊँ, हर आने वाला क्षण कम से कम मैं उनमें तो नहीं, जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं, मुझे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, और मैं कहता हूँ मैं सही सूरज एक नैना दिया तो हूँ, जितनी भी है लो मुझे मैं उसे लेकर जिया तो हूँ, उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। ये आपको पढ़ना है। अब आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछेंगे कुछ। पहला प्रश्न है, सामने कोहरा घना है, रेखांकित शब्द से तात्पर्य। कोहरा का अर्थ क्या होता है, कोहरा का अर्थ होता है धुंध होता है। ठीक है, सर्दियों के मौसम में जो कोहरा होता है तो हमारे आंखों के आगे क्या रहती है, धुंध रहती है। कुछ मीटर लंबाई के बाद हमें आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, धुंध है। तो कोहरा शब्द का अर्थ होता है धुंध। ठीक है, आगे दूसरा सवाल है, काव्यांश में छिपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। काव्यांश के अंदर जो छिपा संदेश है वो क्या संदेश है, उसके अंदर मेन संदेश है कि शक्ति भर जीवन जीने का। ठीक है, शक्ति भर जीवन जीने का संदेश है वो इसके अंदर दिया गया है। आगे तीसरा सवाल आपसे पूछा है, दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक है। तो यहाँ दीपक है वो आशा का प्रतीक है, और जो अमावस है यहाँ गहन निराशा का प्रतीक है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट चौथा सवाल हमसे पूछा है कि हर रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा। तो तत्सम रूप इसका क्या होगा, तत्सम रूप होगा इसका अमावस्या। अपन क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। ठीक है, आगे पांचवा सवाल है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों से चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा दीपक की जिजीविषा। क्या है, दीपक की जिजीविषा। नेक्स्ट है छठा सवाल, पूर्णिमा का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा अमावस्या। पूर्णिमा के विपरीत हम क्या कह सकते हैं, अमावस्या। ठीक है, तो ये आपके 2 सवाल, एक सवाल कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान दिया है कि माधुर्य गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। दूसरा है, काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को क्या कहा जाता है, काव्य दोष कहा जाता है। तीसरा है, छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहाँ विराम की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति कहते हैं। और चौथा है, कुंडलियाँ छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। पांचवा है, जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक जो अलंकार होगा। नेक्स्ट है आपसे, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेस विवश पहिराई ने जाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो पंक्ति में है विशेषोक्ति अलंकार है। कौन सा है, विशेषोक्ति अलंकार है। तो हमें इस प्रश्न से हमें ये ज्ञात हो सकता है, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपके काव्य दोष काव्य गुण,
ठीक है। छंद और अलंकार के ये 6 ही प्रश्न बनने वाले हैं और वही बनने वाले हैं खाली स्थान के, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है छंद, अलंकार और आपके काव्य दोष और काव्य गुण, इन प्रश्नों से ही खाली स्थान के अंदर प्रश्न आने वाले हैं। ध्यानपूर्वक इनको पढ़ लीजिए, बड़े प्रश्न यहाँ से नहीं छपने वाले हैं, सिर्फ 6 ही नंबर आपको मिलेंगे। तो इनको थोड़ा खाली स्थान देख देख कर ढंग से तैयार कर लेना, उनकी परिभाषा याद कर लेना, उनकी जो छंद के अंदर मात्राएं होती है, यति गति होती है, इन सब की है परिभाषा याद कर लेना और 6 नंबर पक्के कर लेना, ठीक है। आगे तीसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा 20 शब्द है। 20 शब्द से ज़्यादा आपको है नहीं लिखना है। कुल आपसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का ही होगा। पहला सवाल है, भजन कइयो तासो भजो, भजो ने एको बार, दूरी भजन जासो कइयो, सोते भजो गंवार। इस दोहे में स्पष्ट अलंकार को स्पष्ट कीजिए। स्थित जो अलंकार होता है इसको आपको स्पष्ट करना है। तो आपको लिखना है, उपयुक्त पंक्ति में यमक अलंकार है, इसमें भजो शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और प्रत्येक बार भिन्न अर्थ देता है। जहाँ किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अलग अर्थ हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। दूसरा सवाल है, विभावना जो अलंकार को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ विभावना अलंकार को स्पष्ट करना है। तो जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होना वर्णित हो वहाँ विभावना अलंकार होता है, ठीक है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुनो बिनु काना, ये नीचे आपको क्या है थोड़ा उदाहरण भी लिख देना है। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि खेल बीट किसे सौंपी जानी चाहिए, ठीक है। खेल बीट है वो किसे सौंपी जानी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा कि जो रिपोर्टर खेल की तकनीकी नियम, खेलों की जुड़ी बारीकियों और तमाम बातों से भली भांति परिचित हो उसे खेल बीट है वो सौंपी जानी चाहिए, ठीक है। तो सरल सा आंसर है, ध्यान रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो रिपोर्टर खेल की तकनीकी नियम, खेलों से जुड़ी बारीकियों और तमाम बातों से भली भांति परिचित हो उसे खेल बिट सौंपी जानी चाहिए। और चौथा है, विशेष रिपोर्टर की भाषा किस तरह की होनी चाहिए, तो आपको लिखना है विशेष रिपोर्टर की भाषा सरल सहज व आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। पांचवा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, फीचर किसे कहते हैं, संक्षेप में लिखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, फीचर से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको लिखना है, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित व उनका मनोरंजन करना है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे छठा सवाल पूछा जा रहा है, मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे, ठीक है। तो मिर्जापुर के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम मित्र कौन रहते थे, तो सही आंसर है मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है वो रहते थे। तो याद रखना है कौन से मित्र थे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के और मिर्जापुर के अंदर रहते थे, उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ठीक है, धन, ठीक है। नेक्स्ट है सातवां सवाल, 3 ग्रह सूत्रों के नाम बताइए और जिसमें ढेलों की लॉटरी का जिक्र है। तो आपको इसका सही आंसर है कि वैदिक काल में शिव योग्य पत्नी के चुनाव हेतु कन्या के सामने गौशाला, वेदी और शमशान से लाई मिट्टी के ढेले हैं वो रखे जाते थे और कन्या द्वारा उचित ढेला चुने जाने पर उसका चुनाव किया जाता था, ठीक है। तो ये था आपके क्या 3 ग्रह सूत्रों के नाम लिखने हैं। एक जो ढेला है कहाँ से लाया जाता था, गौशाला से, एक वेदी से और एक शमशान से, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां सवाल, देवसेना कौन थी और वह किससे प्रेम करती थी, तो आपको लिखना है देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी और वह स्कंद गुप्त से प्रेम करती थी, ठीक है। तो देवसेना कौन थी, मालवा के राजा थे बंधु वर्मा की उनकी बहन थी और जो देवसेना है और स्कंद गुप्त से क्या करती थी, प्रेम करती थी। नेक्स्ट है सवाल संख्या 9 हमारा, उसके अंदर क्या है कि हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला क्या करना चाहते हैं, तो
इसका सही आंसर होगा हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि गीत गाना चाहता है, गीतों द्वारा निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। तो निराला है वो हृदय की वेदना को भूलने के लिए क्या प्रयास करते हैं, वह कवि गीत गाना चाहता है, गीतों द्वारा निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। 10वां सवाल है, कविता हमें जीने की कला सिखाती है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सरल से सरल सवाल है और हिंदी साहित्य का पढ़ने का एक मज़ा ही अलग है, तो उस तरीके से आपको पढ़िए। निश्चित रूप से है आप इस विषय के अंदर कईयों को अधिक कठोर लगता होता है, कठिन लगता है, लेकिन आप सही लय और ताल और उससे मगन होकर पढ़ोगे तो हिंदी साहित्य विषय हिंदी साहित्य है। तो कविता हमें जीने की कला सिखाती है, स्पष्ट कीजिए। कविता हमें संवेदनाओं की बहुत निकट होती है, यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने की शक्ति रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 11वां सवाल, नाटक विद्या से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो नाटक विद्या, नाटक अपने लिखित रूप के साथ साथ मंचित भी होता है, यानी नाटक हम लिख रहे हैं तो लिखने का मतलब है नाटक रंगमंच पर हमारा संचालित भी साथ साथ हो रहा है। ठीक है, तभी वह अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। नाटक की कथा किसी भी काल में क्यों न हो, परंतु वह सदैव वर्तमान काल में घटित होता है। ठीक है, तो यह होता है नाटक विद्या। ठीक है, आगे 12वां सवाल है, कहानी लेखन की विभिन्न विषय लिखिए। ठीक है, तो सामान्यतः कहानी है किसी घटना पर हम लिख सकते हैं, युद्ध वर्णन पर लिख सकते हैं, प्रतिशोध के किस्से पर लिख सकते हैं, पौराणिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं के विषय पर लिखी जा सकती है या लिखी जाती है। तो ये एक एक नंबर के 12 सवाल थे। अब आपसे है यहाँ पर निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा 40 है और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 4 है आपसे, पत्रकारीय लेखन साहित्य लेखन से भिन्न होता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है, पत्रकारिता का रिश्ता तथ्यों से है जबकि सृजनात्मक लेखन का कल्पना से है। पत्रकारिता अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिखा गया लेखन है, जबकि सृजनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट रहती है। तो पत्रकारिता होती है जो तात्कालिक, यानी जो वर्तमान समय के अंदर क्या घटित हो रहा है उसको ध्यान में लेकर के लिखी जाती है, जबकि जो सृजनात्मक साहित्य होता है उसके अंदर कल्पना होती है और उसके अंदर छूट भी काफ़ी होती है। नेक्स्ट है 5वां, अच्छा लेख लिखते समय ध्यान रखने योग्य कोई 4 शर्तें लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना है अच्छा लेख लिखने के ध्यान रखने योग्य बातें। पहली बात है छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। दूसरी बात है जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना की वरीयता दे। ठीक है, तीसरा है आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। चौथा है गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। ठीक है, तो इन 4 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एक अच्छा लेख लिखते समय। आगे 6वां सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है, पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता था। तो आपको लिखना है, पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ था। वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्ध देव व्यायाम किया करते थे। वहाँ एक विस्तर सौंप भी रहता था और यह किंवदंती थी कि वहीं पर सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था और जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड रखे गए थे। अतः लेखक वहाँ की प्रसिद्धि के कारण और कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त करने की आशा से जाना चाहते थे। तो ये पसोवा की प्रसिद्धि के कारण वहाँ लेखक जाना चाहते थे। अब है 7वां सवाल है, यह दीप अकेला सने भरा कविता में प्रतीकार्थक को लिखिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, इन पंक्तियों में दीप समाज से असंबद्ध व्यक्ति का प्रतीक है और
पंक्ति समष्टि की प्रतीक है। अतः कवि ये कहना चाहता है कि इस दीप अर्थात व्यक्ति को पंक्ति अर्थात समाज को सौंप दो और इसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ दो, क्योंकि मनुष्य शक्तिशाली है, वह समाज से मिलकर उसे और अधिक शक्ति संपन्न बना देगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। 8वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर अथवा के अंदर पूछा जाएगा, ध्यान रहे। जयशंकर प्रसाद और घनानंद में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय दीजिए। ठीक है, तो साहित्य परिचय आपको देना है। 2 नंबर का सवाल है, शब्द सीमा 40 बताई गई है, उससे ज़्यादा नहीं लिख करके आना है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद और घनानंद ये दोनों में से एक की रचना जो आपको अच्छी सही ढंग से आता है उसकी करके आ जाना। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर है, जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। ठीक है, और मैं अंतिम समय में अंदर बता दूंगा, जो हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, कौन कौन सी अब की बार संभावना बनेगी ये कवि परिचय की। ठीक है, जो पिछले 5 सालों के पेपर को मैं दे करके ये बता दूंगा कि अब की बार कौन कौन से आने संभावित है। ठीक है, 5 लेखकों को बता दूंगा, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो 2 नंबर प्राप्त करने हैं, तो 5 पढ़ोगे तो भी मिल जाएंगे और 50 पढ़ोगे तो भी 2 ही नंबर मिलने वाले, उससे ज़्यादा तो मिलने वाले नहीं है। फिर भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे 9वां सवाल है, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने क्या संकल्प लिया था? तो इसका सही आंसर है, हरगोबिंद जब जलालगढ़ पहुंचा तो उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए और संवाद ने सुना पाने के लिए माफ़ी मांगी और उसने बहुरिया के सामने संकल्प लिया कि मैं तुम्हें कोई कष्ट न होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, मैं अब निठल्ला बेटा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। तो ये संकल्प है वो बहुरिया के सामने कौन लेता है? हरगोबिंद लेता है। 10वां सवाल है, दिशा शीर्षक कविता के कवि ने क्या संदेश दिया है? तो इस कविता के अंदर है, यह कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और इसका मूल भाव यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। ठीक है, बच्चे अपने ढंग से यथार्थ को सोचते हैं। बच्चे की पतंग जिस ओर उड़ रही थी उसे उसी तरह हिमालय और उत्तर दिशा प्रतीत होने लगी। बच्चे बाल सुलभ आत्ममुग्धता से ऐसी बातें करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो ये दिशा शीर्षक कविता का मूल संदेश है। ठीक है, 11वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा हरिप्रसाद द्विवेदी में से किसी एक साहित्यकार की साहित्यिक परिचय है वो दीजिए। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक का साहित्य परिचय है वो देना है और इसका भी मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न दोनों का साहित्य और कवि परिचय है 5-5 इम्पोर्टेंट बताऊंगा और जय अगले वीडियो के अंदर उसका शोध करके पूरी जानकारी पिछले पेपरों से निकाल करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप ग्रुप को है ज्वाइन जरूर कर लीजिए और उनको मैं हल करवाऊंगा कि इतना ही लिख कर कहना है तो भी आपको पूरा मिल जाएगा। साहित्यिक परिचयकार के अंदर साहित्य परिचय देना है, कवि परिचय के अंदर कवि की सामान्य जानकारी देना है। ठीक है, ये आप लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और नेक्स्ट मैं अगला सवाल बता रहा हूँ आपको। 12वां सवाल है, साहित्य खिलाड़ी कभी रोते नहीं हैं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से आपको उत्तर देना है कि बच्चों द्वारा खेल में रोने का गलत मानना सुनकर सूरदास ने भी सोचा कि यह जीवन में एक खेल है और इसकी हार जीत पर दुख न मानकर फिर से नई ऊर्जा और स्फूर्ति से खेलना चाहिए। ठीक है, और रुपए मैंने ही कमाए थे, फिर कमा लूँगा, मुझे अपने मन को मलिन न करके नए साज के साथ फिर खेलना चाहिए। क्या बात कही है कवि सूरदास जी ने। कवि जो आपके सूरदास जी कहते हैं कि ये जीवन है, ये जीवन भी है क्या है, खेल है, इसकी हार जीत पर दुख न मानकर फिर से नई ऊर्जा और स्फूर्ति से खेलना चाहिए। रुपए मैंने ही कमाए थे
और फिर कमा लूँगा। मुझे अपने मन को मलिन न करके नए साहस के साथ फिर खेलना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप एक बार हार जाओ तो उसके बाद पूरे ज़िंदगी का, पूरे जीवन को हार मत मानो। एक बार फिर से खेल खेलो नए साहस के साथ, फिर से जीतो और हिम्मत रखो। आगे 13वां सवाल है हमारा, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था। ठीक है, तो आपको लिखना है रूप सिंह ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रशिक्षण लिया था, जबकि भूप सिंह व्यवहारिक रूप से प्रतिदिन पहाड़ों पर चढ़ता उतरता था। ठीक है, वह बिना उपकरणों से वन मानुष सांप रोबोट की तरह पहाड़ पर चढ़ सकता था। रूप सिंह में वह कला नहीं थी। वह पहाड़ पर चढ़ने के लिए विभिन्न उपकरणों का सहारा लेता था और इस तरह वह पहाड़ पर चढ़ने में भूप सिंह के सामने बौना पड़ गया था। तो ये रूप सिंह है और भूप सिंह के सामने इन कारणों से वो बौना पड़ गया था। ये तो हर दिन जो प्रैक्टिकल रूप में करते थे कौन, भूप सिंह, तो जबकि रूप सिंह किसी अन्य व्यक्ति से प्रशिक्षण लिया था इसी कारण। ठीक है, आप भी कोई चीज़ को रेगुलर करते हो तो वह आपकी क्या होती, जीवन के अंदर आप मतलब प्रैक्टिकल हो जाती कि हाँ मैं कर रहा हूँ उसको। अगर दूसरे के प्रशिक्षण लेते हो तो उसमें उतनी तन्मयता नहीं ला सकते हो जितनी आप खुद करके ला सकते हो। ठीक है, 14 सवाल है, बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है, लेखक बीसनाथ ने बत्तखों को देखा कि वह अंडे देने के लिए पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। ठीक है, वह अपने पंखों से ढककर अंडों को सेती है। यदि कोई अंडा पंखों से बाहर रह जाता है तो उसे बड़ी सावधानी से पंखों के नीचे लाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। लेखक की माँ भी अपने बच्चों की देखभाल इस प्रकार है वो करती थी। तो ये इसका सही आंसर है। 15 नंबर सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। अपना मालवा खाटू खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर लिखे। तो आपको लिखना है, लेखक के अनुसार इन कारणों से भारत में नदियाँ गंदे नालों में बदल रही है। पहला कारण है, आधुनिक विकसित सभ्यता ने नदियों के प्रति हमारी सोच को बदल दिया है। अब नदियों के प्रति पवित्रता और माँ का जो भाव है वो मिटता जा रहा है। दूसरा है, बड़े बड़े नगरों और महानगरों में गंदे नालों का पानी इन नदियों में डाला जा रहा है। तीसरा है, बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाला विषैला हुआ गंदा पानी इन नदियों से बहाया जा रहा है। इस कारण आज की नदियाँ हैं तो वो क्या बन रहे हैं, गंदे नालों में बदल रही है। तो ये इसका सही आंसर है और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, आगे आपसे 16 से सवाल पूछा जा रहा है। इसके अंदर सब सीमा है और 60 शब्दों के अंदर लिखना है और अथवा के अंदर यहाँ पर दिए जाएंगे उत्तर और 3 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है 16 नंबर सवाल कि यासर अराफात का व्यक्तित्व सहजता, सरलता और सेवा भाव से ओतप्रोत था। गांधी, नेहरू और यासर अराफत पाठ के आधार पर है वो स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है, असगर वजाहत की शेर लघु कथा के आलोक में प्रतिपादित कीजिए कि प्रमाण से भी अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। ठीक है, तो पहला है, यासर अराफत फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार के प्रमुख थे, परंतु इतना बड़ा नेता होने पर भी उन्हें अहंकार नहीं था। लेखक को उन्होंने सप्रेम आमंत्रित किया था कि वह अतिथि सत्कार करने में सहजता दिखाते रहे और स्वयं फल छिलकर लेखक को खिलाते रहे। और इसमें सरलता और सेवा भाव इतना अधिक था कि जब लेखक गुसल खाने से हाथ धोकर बाहर निकले तो बाहर हाथ में तौलिया लिए स्वयं यासर अराफत खड़े थे और उक्त गुणों से उनका जो व्यक्तित्व है वो क्या था, ओतप्रोत था। तो जीवन के अंदर कितना भी बड़ा बन जाए हम, लेकिन हमें कभी भी है अहंकार नहीं करना चाहिए।
घमंड नहीं करना चाहिए और प्रेम भाव, सद्भाव, सरलता, सेवा भाव के गुणों से ओतप्रोत हमें रहना चाहिए। और दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा था कि जंगल से सभी जीवों को विश्वास था कि शेर के मुंह के अंदर जाकर हरी घास का मैदान, रोजगार का दफ्तर या स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, इसलिए वह अपनी इच्छा से शेर के मुंह के अंदर चले जा रहे थे और प्रमाण तो सामने दिखाई दे जाया करता है, किंतु विश्वास की वास्तविकता आगे चलने पर ही ज्ञात होती है। आज का सत्ताधारी वर्ग भी लोगों को विश्वास दिलाकर उनका शोषण करता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे 17वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सत्य साहित्य जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। पंक्तियों में कवि ने सत्य के संबंध में क्या कहा है, और यहाँ पर इसका सही आंसर है, उक्त पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सत्य हमें दृढ़ संकल्प तथा कठोर निश्चय की अपेक्षा रखता है और इसलिए वह हमें अपने पीछे दौड़ता है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। सत्य और संकल्प में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ज्यों ज्यों हमारी संकल्प शक्ति कमज़ोर पड़ती जाती है और त्यों त्यों सत्य दूर भागता है। सत्य को पाने के लिए युधिष्ठिर जैसी मजबूत संकल्प शक्ति चाहिए, तो अकेले ही विदुर के पीछे दौड़ने लगे थे। इसलिए सत्य जानना चाहता है कि हम में कितनी संकल्प शक्ति है। और इसी के साथ दूसरा सवाल है, मैं जनऊ निज नाथ सुभाऊ, इन पंक्तियों के माध्यम से राम की किन विशेषताओं का उल्लेख है वो किया गया था। तो आपको लिखना है इसका आंसर। भरत जी कहने लगे कि मैं अपने प्रभु श्री राम के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। ठीक है, वह अपराधी पर भी क्या नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। वह दयालु एवं सबसे स्नेह रखते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं। मुझ पर उनकी विशेष कृपा है। खेल में भी वह कभी अप्रसन्न नहीं होते हैं। उन्होंने कभी अपने जो बचपन में भी मेरा अहित नहीं किया। वह अपने परिजनों की भावनाओं को पूरा ध्यान रखते हैं। वह सदैव सभी का हित ही करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था। और सवाल संख्या 18वां है कि रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई है, जिससे उम्र की 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा। वह यहाँ रस्सी की सीढ़ी का आशय क्या है और इसका प्रयोग किस रूप में किस प्रकार किया गया है। 4 नंबर का सवाल है, तो इसका सही आंसर है कि यहाँ रस्सी की सीढ़ी से तात्पर्य है स्मृतियों द्वारा बचपन को याद करना। यात्रा के दौरान शेखर द्वारा रूप सिंह को उसके प्रेम की चढ़ाई के विषय में पूछे जाने पर रूप सिंह को सेला की याद आती है। वह उसके लिए बुरांस के फूल फल आदि लाता था और उसकी भेड़ें चराया करता था। वह बेहद खूबसूरत थी। वह स्वेटर बुनती थी, लेकिन जब रूप सिंह को पता चला कि वह उसके भाई भूप सिंह को चाहती थी, तब उसे सेला से प्रेम करना छोड़ दिया और पहाड़ों की दुनिया से दूर चला गया। ठीक है, अगला सवाल है अथवा के अंदर। अथवा का मतलब है आप दोनों में से एक सवाल करना है। ठीक है, तो अभी हम पूरे पढ़ लेते हैं। 20 कौर की माटी आत्मकथांश में लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा का सुंदर वर्णन किया है। पठित पाठ के आधार पर अपने शब्दों में है इसे लिखना है। तो आपको लिखना है 20 कौर की माटी पाठ में वर्षा की बाद शरद ऋतु की प्राकृतिक घटा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि बरसात के बाद 20 कौर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बुढ़ी राप्ती नदी निखर उड़ते हैं। धान के पौधे झूमने लगते थे। भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं। शरद में फूल, तालाब में शेवार, उसमें नीला जल आकाश का प्रतिबिंब है और नीले जल के कारण तालाब को जल अगाध लगता है। तालाबों का नीला प्रसन्न जल ऐसा लगता कि अभी इससे
इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। शरद ऋतु में हरी श्रृंगार के सफ़ेद फूल खिल जाते थे तथा सभी वनस्पतियों में निर्मल सौंदर्य आ जाता है और रात में स्वस्थ आकाश में चांदनी छिटक जाती है। तो ये क्या थे हमारे छोटे सवाल किए। अब आपसे 19 से बड़े सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ से आपको है क्या करना है, काव्यांश में किसी वाक्य आएगी, ठीक है। 2 वाक्य दी जाएगी आपको, अथवा के अंदर जो आपको आ रही है उसको है वाक्य कर लेना। और इसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखना अपन को प्रसंग लिखना है, फिर वाक्य लिखना है और उसके बाद 3 नंबर पर है वो हमें विशेष का रूप ध्यान से लिखना है इसको, ठीक है। इस प्रकार से ये 19वां सवाल वाक्य है। इसकी सारी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर वाक्य कर लेना, ठीक है। 2 वाक्य आएगी 19 और 20 5-5 नंबर की, ठीक है। तो ये सारी वाक्य आप हल करना। इसके अलावा 21वां सवाल आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से इतने विषय दिए गए 400 शब्दों में सार गर्भित निबंध लिखना है। पहला निबंध है मेरा प्रिय कवि, दूसरा है कामकाजी महिला और राष्ट्र निर्माण, और चौथा है योग और छात्र जीवन, और 5वां है यहाँ पर दे ऑप्शन, चौथा है राजस्थान भाषा और साहित्य, ठीक है। तो मेरा कवि इम्पोर्टेंट है ये भी, और इस जो ये 6 नंबर है इसका भी हम हमारी जो रिसर्च से हम करेंगे 5 सालों के पेपरों में से दे करके आपको बताएंगे कि कौन से अब की बार आने संभावित है, ठीक है साथियों। तो ये इसके अंदर जो मेरा प्रिय कवि है इसके अंदर लिखा गया है निबंध, पूरा आपको है स्क्रीनशॉट के साथ PDF भी मिल जाएगी, दे करके कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो एक बार अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। और चैनल पर आप पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है साथियों। जल्दी हम दूसरा मॉडल पेपर इसका हल करवा देंगे। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ और भी आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का सवाल चल रहा है तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हो। आपके हर एक सवाल का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और आपको अच्छे नंबर लाने, आपके स्कूल का, आपके माता पिता का नाम रोशन करना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।